हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 4, जिसमें आपका शीर्षक है, चैप्टर का नाम है वायु, एयर है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 3, 2 और 1 को कंप्लीट किया है। ये आपका चैप्टर 4 है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या बताया गया आपका वायु के बारे में है। इसको हम अच्छे से समझेंगे आज। वायुमंडल के संगठन की प्रक्रिया क्या है इसको समझेंगे, प्लस आपका वायुदाब की पेटी के बारे में समझेंगे। मगर जो आपका वायुदाब की पेटी है उससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत कम आता है, मतलब ना के बराबर आता ही नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे उसमें, ठीक है। वायुदाब की पेटी को समझने के लिए अगर आप लोग को लगता है कि आपको समझना है तो वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि वो क्या है कि आपका ना अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस एग्ज़ाम में ये ऐसा नहीं पूछा जाता, कुछ अलग अलग है, ठीक है। जो मतलब वायुदाब की जो पेटी है उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो मोटी मोटी चीज़ है उसी चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको समझनी है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी वायुदाब की पेटी के बारे में। ठीक, स्टार्ट करते हैं आगे। इसमें बताया गया आपका कि हमारी पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ क्या होता है, वायु की एक घनी चादर घिरी हुई है, जिसे क्या बोला जाता है, वायुमंडल के नाम से जानते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, गोल है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु की एक घनी चादर है। और जिससे क्या हुआ है, जिसे पृथ्वी घिरी हुई होती है, ठीक है। यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु की एक घनी चादर है, जिससे हमारी पृथ्वी घिरी होती है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आगे बताया गया आपका इसमें वायुमंडल एक वायु राशि है। वायुमंडल एक वायु राशि है जिसने आपका पृथ्वी के टेम्परेचर, तापमान को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ताकि यहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं, मानव हैं, सभी यहाँ पर आसानी से रह सकें, ठीक है। यानी जितना टेम्परेचर चाहिए उतना रखता है, बाकी को हटा देता है, ठीक है। आगे बताया गया इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, और इसमें भूमंडलीय तापन के बारे में, यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है। इसको समझेंगे हम। इसमें बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य काम क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आकर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यानी जब सूर्य क्या करता है, सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आकर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो उतनी मात्रा को वो रोकता है जितनी हमारी पृथ्वी को ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ऊर्जा को नहीं रोकता है। यानी जो तापमान है, जो ऊर्जा है, जो तापमान है, उतना ही रोकता है पृथ्वी पर जितना पृथ्वी में ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं रोकता। उससे ज़्यादा अगर रोकेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होती है। यानी आप देखे होंगे जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। और यह रीज़न क्या होता है बढ़ने का, वाहनों से निकलने वाली धुआं है, ठीक है। जो धुएँ निकलती हैं वाहनों से, कार से, ठीक है, ये सब के कम, मील से, कोयला है, यानी इन सब चीज़ों से क्या होता है, तापमान गर्म होता है, जिससे क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। मीन्स आपका जब CO2 बढ़ता है तो पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में रोकता है, बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा में ही रोकेगा, तो क्या होगा, CO2 तब गर्मी ज़्यादा बढ़ाती है, ठीक है। तापमान ज़्यादा रोकेगा तो गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी को ही क्या बोला जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ठीक है। हमने समझा भी भूमंडलीय तापन क्या है। आगे आपका बताया गया है तापमान ज़्यादा होने पर जो ठंड प्रदेश है वहाँ पर जमी बर्फ़ भी पिघलने लगती है। जाहिर सी बात है, अगर गर्म ज़्यादा होगा, जो ठंड प्रदेश है वहाँ पर भी क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगा। तो बर्फ़ पिघलने के कारण वहाँ पर जो समुद्र का जल स्तर होता है वह भी बढ़ने लग जाता है। अब बढ़ने से क्या होगा, वहाँ के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बाढ़ आता है, ठीक है। और अत्यधिक जल परिवर्तन से पौधे एवं जो पशु होते हैं वो भी लुप्त होने लग जाते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है आपका इसमें वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल का संगठन क्या है इसको हम समझेंगे। वायुमंडल
संगठन के बारे में समझने से पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। वायुमंडल में बहुत सारी गैस पाई जाती हैं। सबसे पहली बात है हमारी जो वायुमंडल है, जो बहुत सारी गैस होती हैं उसी से बनी हुई है। ठीक है, तो वायुमंडल क्या है आपका, बहुत सारी गैस पाई जाती है उसमें, क्योंकि वायुमंडल बहुत सारी गैस से मिलकर बना होता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये सब गैस क्या होती हैं इसमें पाई जाती हैं। अगर देखा जाए इसमें तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन गैस है आपका। ये आपका 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। ओके, सेकंड में आपका क्या है, 21% है आपका, कौन सा गैस है ये, ऑक्सीजन है। उसके बाद आपका आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अन्य सभी जो गैस होती हैं इसमें पाई जाती हैं। आगे बताया गया इसमें गैस के अलावा वायुमंडल में कुछ धूल कण एवं ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, हवा पाई जाती है, धूल कण पाए जाते हैं। अब वायुमंडल में अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है, तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को भी लेते हैं। अब वायुमंडल में है गैस तो ऐसे तो है नहीं कि नहीं लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके साथ नाइट्रोजन को भी लेते हैं। नाइट्रोजन का यूज़ क्या होता है, मेन पेड़ पौधे भी करते हैं, उनके जीवन जीने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मगर ये क्या करते हैं, इनका ये जो गैस, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो पेड़ पौधे ये लेते हैं नाइट्रोजन गैस, ये डायरेक्ट नहीं लेते हैं। इनका एक तरीका है, जैसे मृदा है यहाँ पर, या यहाँ पर जो जीवाणु पाए जाते हैं, इनके माध्यम से ये नाइट्रोजन गैस मिल जाती हैं और फिर इनके माध्यम से क्या होता है, पेड़ पौधे में ये आसानी से पहुँच जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मिलकर क्या करते हैं, पेड़ पौधे को नाइट्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। आगे आपका बताया गया है, हम समझेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ये कितना है, तो 21% है, 21% है ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें बताया गया है कि यह दूसरी सबसे बड़ी गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, इसका यूज़ क्या करते हैं, हम सांस लेने में करते हैं। और जो हरे पादप होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हरे पादप होते हैं वो भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और पृथ्वी पर क्या होता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरे पादप अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। जो हरे पादप होते हैं क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरे पादप अपना भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बताया गया आपका इसमें 1 सेकेंड है ना, हाँ, आगे बताया गया आपका इसमें, जब ये साइड में दिया रहे, पहले आप इसको पढ़ लिया करो, है ना। इसमें बताया गया है जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। ठीक है, यानी वायु गर्म होती है तो क्या होती है, फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। और ठंडी वायु क्या होती है, सघन और भारी होती है, तो इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यानी जो वायुमंडल है वहाँ पर क्या होता है, तापमान गर्म होगा, जैसे ये है। ठीक, अब यहाँ पर जो पानी होगा, जो भी यहाँ पर तापमान गर्म होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया होगा। ठीक, अब वाष्पीकरण की अगर क्रिया होगी तो क्या होगा, ये ऊपर में जाके जमेगा। तो जब ऊपर में जाके जमता है तो वहाँ पर क्या होता है, जितना आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वहाँ का तापमान ठंडा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जब जहाँ पर जिस जगह पर क्या बोलना चाहिए, खाली जगह मिलेगा जहाँ ठंडा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ये फिर वहाँ चले जाएगा। इसकी प्रक्रिया ऐसे चलती है। ठीक, फिर वहाँ से फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे से इधर, यानी ये जो क्रिया है आपका ऐसे चलते रहता है। ठंड से गर्म, गर्म से ठंड, ठंड से यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ठीक है, लो से हाई, ऐसे चलते रहता है। ठीक है, आगे बताया गया इसमें गर्म वायु उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। वही मैं बताइए आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ठीक है, ये चक्र चलते रहता है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। ओके, आगे बताया गया आपका इसमें वायुमंडल की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें
वायुमंडल की संरचना है, इसमें बताया गया आपका वायुमंडल में 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, जो संरचना है इसको 5 परतों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्षोभ मंडल है, जो यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई आपकी कितना है तो 13 किलोमीटर है। ठीक है, यानी इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 13 किलोमीटर। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्षोभ मंडल के बारे में। इसमें बताया गया है आपका मौसम संबंधी घटना किस मंडल में होता है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आगे बताया गया आपका समताप मंडल के बारे में, जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और यहाँ पर बादल और मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हवाई जहाज़ के लिए यहाँ पर ये सबसे सेफ होता है और हवाई जहाज़ यहीं पर उड़ता है। ठीक है, यानी इसमें आगे बताया गया आपका ओजोन गैस के बारे में। ओजोन गैस के बारे में हम समझेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया। देखो, यानी मौसम के लगभग सभी घटनाएं, जैसे आपका वर्षा है, कोहरा है, ओलावर्षण है, यानी इस परत के अंदर होता है। क्या है आपका ये क्षोभ मंडल में, इसको याद रखना। आगे है ओजोन गैस के बारे में बताया गया है। ओजोन गैस क्या होता है, यह सूर्य से हानिकारक जो किरण आती है उससे बचाना, यानी पृथ्वी पर नहीं आने देना, इसका कार्य होता है। किसका, ओजोन गैस का। आगे देखेंगे हम इसमें मध्य मंडल के बारे में। यह बताया गया है कि 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो आपका मध्य मंडल है यह आपका कितना पाया जाता है तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। यानी इस बीच में अगर अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड होता है अगर आए तो वह क्या होता है, जल जाता है। आगे देखेंगे इसमें हम वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर जितनी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उतना क्या होता है, तापमान बढ़ते जाता है। ठीक है, आयान मंडल वायुमंडल का एक ही भाग है और इसकी ऊंचाई जो है आपका 80 से 400 किलोमीटर है। इस चीज़ को ध्यान देना। और इसमें बताया गया है रेडियो संचार के लिए इस मंडल का उपयोग किया जाता है। रेडियो संचार के लिए क्या किया जाता है, इस मंडल का उपयोग होता है। और वायुमंडल से या आयान मंडल से वापस पृथ्वी तक आता है। ठीक है, ये क्या है आपका रेडियो तरंग के बारे में है। अंत में आपका है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या होता है, बहिर्मंडल के बाद क्या आता है आपका अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। ठीक है, और यहाँ पर बहिर्मंडल में बहुत पतली वायु की परत होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम जैसे जो हल्की गैस होती है यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भारी गैस होती है वो नहीं, हल्की गैस यहाँ पर पाई जाती है। हमने देखा अभी 5 वायुमंडल की संरचना में 5 है। फर्स्ट क्या आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका ओजोन पाया जाता है, आगे आपका समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, उसके बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के बाद क्या होता है आपका अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे, बताया गया आपका मौसम एवं जलवायु के बारे में। इसमें बताया गया है हमारे वायुमंडल में हर समय या प्रति घंटे की स्थिति होती है, यानी हर समय यहाँ पर कभी दिन है, कभी मतलब सुबह दिन हुआ, फिर दोपहर हुआ, फिर शाम हुआ, फिर रात हुआ। यानी क्या होता है यहाँ पे हर प्रति घंटे की एक नियम है, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। एक क्या बोलना चाहिए, प्रति घंटे का एक नाटकी मतलब एक नाटक है, या नाटक नहीं बोल सकते, मतलब एक रूल है, एक नियम है, इस टाइप से यह प्रति घंटे की स्थिति होती है। यहाँ पर हमेशा मौसम बदलता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मौसम के नाम से जानते हैं। मौसम क्या होता है आपका वायुमंडल में प्रति घंटे प्रतिदिन बदलता है। जैसे आपका धूप है, आज बादल साफ होगा, यानी यह एक नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। बात करें जलवायु की तो यहाँ पर क्या होता है जलवायु, इसे जलवायु के बारे में तो इसे हम क्या करते हैं स्टडी करके बताया जाता है। बिना स्टडी किए हम जलवायु के बारे में नहीं बता सकते, तो इसको बताने के लिए क्या किया जाता है तो स्टडी किया जाता है, उसके बाद इसके बारे में बताया जाता है। जैसे आपका भारत है,
भारत की जलवायु अगर पूछी जाए तो कैसे है, तो भारत की जलवायु आपका मानसूनी जलवायु है। इस चीज़ को ध्यान देना, एग्जाम में पूछ सकता है भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है। आगे यह बताया गया है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। आगे देखेंगे हम इसमें तापमान के बारे में। ठीक है, तापमान के बारे में समझेंगे। तापमान में बताया गया आपका, आप क्या करते हैं इसमें प्रतिदिन आप महसूस भी किए होंगे कि कभी गर्म है, कभी ठंड लगती है, तो यही टेम्परेचर या तापमान कहा जाता है। ठीक है, कभी आपको ठंड लग रहा है, आपको अनुभव होता है, कभी गर्म लग रहा है, कभी शीतलता लग रही है, तो ये क्या होता है, आपका तापमान या टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। तापमान क्या होता है, आपका दिन और रात ही नहीं बल्कि आपका ऋतु के अनुसार भी बदलता है। ठीक है, जो आपका तापमान है वह दिन और रात ही नहीं बल्कि आपका ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। यानी विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग तापमान होता है। जैसे ग्रीष्म में ज़्यादा गर्म है आपका, शीत में ठंड है। ठीक है, आगे बताया गया आपका इसमें आतपन के बारे में। यह आतपन होता क्या है, आतपन के बारे में समझेंगे। इसमें बताया गया है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कई जगहों पर विभिन्न तरीके से पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश क्या है, पृथ्वी पर कई जगह पे कई तरीके से पड़ता है। ठीक है, कई तरीके से पड़ता है। इसमें क्या होता है, फिर ऊर्जा का मात्रा सभी जगह अलग अलग तरीके से पड़ेगा। यानी एक समान तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, तो ऊर्जा की जो मात्रा भी होगी क्या होगी, अलग अलग तरीके से प्राप्त होगी। इसी को क्या बोला जाता है, आतपन या सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। आगे बताया गया इसमें पृथ्वी गोल है। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हो, पृथ्वी गोल है तो जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर 23 से 23 डिग्री के बीच का, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच में क्या होता है, एक रेखा पड़ता है, और इस बीच में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमेशा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सीधा होता है। आप कर्क और मकर रेखा के जो भाग है उसको देखेंगे तो वहाँ पर हमेशा तापमान ज़्यादा होता है। जैसे जैसे क्या होगा, हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो कभी आपका देखोगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, और कभी क्या होगा, टेढ़ा पड़ता है। तो कर्क और मकर रेखा में जितना ऊर्जा होता है यहाँ पर कम प्राप्त होगा। क्यों, कर्क और मकर रेखा में क्या होता है, वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपका जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह पूरा पड़ता है सीधा, इसलिए वहाँ का जो ऊर्जा है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। यानी ऊर्जा का बंटवारा पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। एक समान नहीं होता है, अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरण है वह एक सीधी नहीं पड़ती हर जगह, हर जगह कहीं टेढ़ी है, कहीं तिरछी है, कहीं कहीं आपका सीधा है ना। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे जो ऊर्जा भी प्राप्त होगा तो अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। इसी को आपका सूर्यताप या आतपन के नाम से जानते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि इसको बताया गया इसमें तापमान को मापने का मानक यानी इकाई डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया है, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया है, इसका याद रखना नाम। और इसमें पैमाने पर जल 0 डिग्री होता है। जब आप जल रखते हो तो जैसे एक किसी में भी आप जल रख रहे हो बर्तन में, तो क्या होता है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जमता है। और अगर इसको आप बॉईल कर रहे हो या गर्म करते हो, उबलता है पानी, तो वह कितने डिग्री पर होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। आप घर में जब भी पानी उबालते हो तो उबलता है पानी, तो उससे समझ जाना कि जो पानी उबल रहा है कितने में उबलता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ना हो तो पानी बिल्कुल नहीं उबलेगा। ओके, आगे हम देखेंगे इसमें वायुदाब के बारे में। वायुदाब के बारे में हम इसमें समझेंगे। इसमें बताया गया है वायुदाब हर जगह पाया जाता है। सबसे पहली बात तो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर पर भी बल लगता है, तो जो हम कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, बल लगता है, दाब होता है ना, यानी प्रेशर पड़ता है, तब हम कार्य करते हैं। और हमारे शरीर में वायु के दाब को ही क्या बोला जाता है, वायु दाब कहते हैं। समझे इसको। आगे हम देखेंगे इसमें बताया गया है वायु दाब हमें अनुभव नहीं होता। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हो चाँद के बारे में। चाँद क्या है आपका, जैसे चाँद है, यहाँ पर क्या होगा, ना तो वायु है ना तो कोई दाब है,
तो यहाँ पर क्या होगा, चांद पर चलने के लिए एक विशेष रूप से पोशाक होता है, कॉस्ट्यूम को पहनकर क्या करें, आराम से रह सकें। यानी उसमें क्या होती है, सारी गैस मौजूद होती है जितनी हमारे शरीर में मानव को ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर वह पोशाक को ना पहने तो क्या होगा, अंतरिक्ष यात्री तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ तो कोई वायु दाब नहीं है, तो हमारे शरीर पर बल नहीं लगेगा। अब बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर से खून निकलने लग जाएगा, जो नस है वह भी फटने लग जाएंगी। ठीक है, यानी हम अगर पृथ्वी पर है तो यानी वायु का एक प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, तब हम यहाँ पर रह पाते हैं। वहीं अंतरिक्ष पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी जाता है तो उड़ने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वायु का प्रेशर नहीं है। आगे बताया गया आपका इसमें पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह पर जो वायु का प्रेशर होता है, दाब होता है, लगाया जाता है, वह वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, यानी जो ठंडी हवा है यहाँ पर, ठीक है, यह ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो वह क्या होता है, तापमान गिरने लगता है। और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, यानी समुद्र देखोगे वह जल्दी ठंडा नहीं होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, वायु दाब सर्वाधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने से यह धीरे धीरे घटते जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है आपका वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। जाहिर सी बात है, वायु दाब गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर क्या होगा, आपका ठंडा हो जाएगा, निम्न क्षेत्र बनाता है। और उसके बाद निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर वह वही चक्र चलेगा, उच्च दाब के बाद फिर आपका निम्न दाब से उच्च दाब। ठीक है, यानी वायु सदैव क्या करती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, वो जाती है। ये चक्र क्या आपका चलते रहता है, इस चीज़ को ध्यान देना। वायु कैसे चलती है, तो वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले जो क्षेत्र होते हैं उस पर गमन करती है, उस पर जाती है। उसके बाद क्या आपका पवन, पवन के बारे में हम समझेंगे कि पवन क्या है। इसमें बताया गया आपका वायु जो गति करता है इसे ही पवन कहते हैं। ठीक, सिंपल है ये, वायु जो गति करता है उसे हम पवन के नाम से जानते हैं। अर्थात पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर दिया जाता है। जैसे ये कोई पश्चिम से हवा आ रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, पश्चिमी पवन कहा जाता है। आप सुने होंगे ना, पश्चिमी या पछुआ पवन, वैसे। और यहाँ पर क्या होता है, आपका 3 प्रकार के पवन को बताया गया है। ठीक है, आप सबसे पहले इसमें देख लो क्या बताया गया। देखो, पवन के नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए आपका पश्चिम से आने वाली पवन क्या है, आपका पश्चिमी या पछुआ पवन के नाम से इसको जानते हैं। आगे इसको 3 प्रकार के 3 प्रकार से इसको समझाया गया है। फर्स्ट आपका स्थायी पवने हैं, सेकंड आपका मौसमी पवने, थर्ड आपका क्या है, स्थानीय पवने। इसमें आपका दिया गया है वायु दाब की पेटी के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता है। हाँ, अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप यूपीएससी, पीएससी या आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें नहीं पूछा जाता इतना। तो जितना पूछा जाता है हम उतना समझेंगे। ठीक है, इसमें आपका बताया गया है स्थानीय पौने, स्थायी पौने और आपका क्या है, मौसमी पौने। एक एक करके हम इसमें समझेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, इसमें स्थायी पवने हैं। ठीक है, स्थायी पवने हैं, ये क्या है आपका, ऐसा पवन जो एक ही दिशा यानी निश्चित दिशा में चलते रहता है, इसे ही स्थानीय स्थायी पवन या स्थायी पवन कहते हैं। जैसे आपका व्यापारिक है, पश्चिमी है, पूर्वी पवने हैं, ये सब क्या होती हैं, स्थायी पवन के नाम से जानी जाती हैं। सेकंड आपका है मौसमी पवने। यह पवन क्या होता है आपका, ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे आपका ये ठंडी में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहे, फिर गर्मी में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहे। ठीक है, ये सब क्या है, मौसमी पवने या मानसूनी पवने के नाम से जानी जाती हैं। जैसे आपका भारत में मानसूनी पवने चलती हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो। आगे आपका बताया गया इसमें स्थानीय पवने। स्थानीय पवने क्या होती हैं, ये पवन किसी क्षेत्र विशेष में बहती हैं, जैसे स्थल और क्या है आपका समुद्री समेत।
ठीक है। यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन, जिसे हम क्या कहते हैं, लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने समझा अभी 3 पवन है। फर्स्ट स्थायी पवन है, सेकेंड मौसमी पवन है, थर्ड आपका क्या है, स्थानीय पवन है। आगे देखेंगे हम इसमें चक्रवात के बारे में। चक्रवात का एक केस स्टडी दिया गया है जिसको हम पढ़ेंगे। इसमें बताया गया आपका भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात उठा था। ठीक है, जिससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तबाही हुई और उसमें रीज़न क्या था तबाही होने का, 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से लगातार 36 घंटे चली गई है। ठीक है, क्या है ये आपका 260 किलोमीटर की वेग से, ये प्रति घंटे की वेग से लगातार यह 36 घंटे चली और जिस कारण यहाँ पर तबाही मची है। ठीक है, इसमें लगभग आपका 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। इस चीज़ को इतना ध्यान देना, ये मोटा मोटा है, इसको इतना ही पूछा जाता है, बाकी तो नहीं पूछा जाता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो पढ़ सकते हैं, बाकी सब चीज़ें इतने नहीं पूछी जाती हैं। डेट वाइज है जो चीज़ है, इसको बता दी हूँ जो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बताया गया आपका इसमें आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता को समझेंगे, आर्द्रता क्या होती है। इसमें बताया गया है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे वायुमंडल में क्या होगा, जलवाष्प की मात्रा भी उपस्थित होती है। ठीक है, यानी गर्मी नहीं होगी तो क्या होगा, जलवाष्प कम होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है वायु अगर ज़्यादा गर्म होती है तो क्या होगा, इसमें जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होगी। अभी मैं आपको पहले भी समझाई कि अगर ठंडा है, अगर वही चीज़ क्या गर्म होने लगता है, गर्म होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया करता है, वह क्या होगा, ऊपर जाकर जलवाष्प बनता है। यानी जब गर्म होगा तो उसमें जलवाष्प की मात्रा भी अधिक होगी। तो हम इस टाइप के जो क्षेत्र हैं इसी को क्या बोलते हैं, आर्द्र क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आर्द्र क्षेत्र कहते हैं। दिन में अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो इसे आर्द्र दिन कहेंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया एग्जाम में आर्द्र दिन किससे कहेंगे, तो अगर दिन में इस टाइप की सिचुएशन होगी तो इसे हम आर्द्र दिन के नाम से जानते हैं। आगे बताया गया आपका इसमें कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो वायु गर्म होगा और अपने साथ क्या करेगा, जल को गर्म कर जलवाष्प को बनाकर ऊपर उठने लगेगा और ऊपर जाने बाद क्या होगा, वहाँ पर तापमान कम होता है तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। फिर क्या होगा, ठंडा होकर फिर जल के रूप में वह कन्वर्ट होता है और फिर वह बादल के रूप में दिखता है। आप आसमान में देखते होंगे वर्षा कैसे होती है, यहाँ पर है जल है, या गर्म होगा, गर्म होकर वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, तापमान ठंडा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा तो ये ठंडा होकर इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होता है, ये बादल बनता है। बादल बनने के बाद क्या होता है, हैवी होता है, फिर यह बूंद की प्रक्रिया के माध्यम से वर्षा होती है। ये क्या है आपका वर्षा कैसे होती है, इसको भी आप इसके माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बताया गया आपका जैसे कोई हवाई जहाज है अपने पीछे क्या करता है, सफ़ेद चिन्ह छोड़ता है। ठीक है, कोई हवाई जहाज होता है क्या करता है, अपने पीछे एक सफ़ेद चिन्ह छोड़ता है। यानी जो ईंधन है वह गर्म होता है और वह उसमें क्या करेगा, उसमें जब गर्म हवा पड़ेगा, ठीक है, जब उसमें गर्म हवा बाहर निकलेगा तो वह क्या होगा, ठंडा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वह कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वह बाहर के परिवेश में ठंडा होता है, इसलिए वह क्या होता है, वो जो पथ है जो निकलता है बाहर, सफ़ेद पथ के रूप में दिखाई देता है। इस चीज़ को ध्यान देना। यानी आपका जब वहाँ गर्म है, गर्म से अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ पर गर्म है, ठीक है, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ठंडा वो है, तो क्या होगा, वह एक क्या बोलना चाहिए, सफ़ेद पथ के रूप में दिखाई देता है। वाष्पीकरण होता है, ठीक है, उस कारण वहाँ पर ऐसे बनता है। आगे बताया गया आपका वर्षा के बारे में। इसमें बताया गया है कि ऊपर से ठंडा होता है, फिर से क्या होगा, नीचे पृथ्वी पर गिरता है। जो बारिश होती है वर्षा होने की प्रक्रिया कैसे है, तो यह क्या होगा, पहले नीचे गर्म होगा तापमान, फिर वही ऊपर होगा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो हैवी होगा, हैवी होने के बाद वहाँ पर वर्षा के रूप में, बूंद के रूप में नीचे गिरता है। उसे हम क्या कहते हैं, वर्षा के नाम से जानते हैं।
इसमें वर्षा के 3 प्रकार को बताया गया है। फर्स्ट आपका है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। इसको हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट आपका क्या है, संवहनी वर्षा है। यह क्या होता है आपका, जब वायु गर्म होता है तो ऊपर की तरफ गया। सबसे पहली बात तो इसमें आप पूरी प्रक्रिया वैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग है। ठीक, पहला क्या है आपका संवहनी वर्षा है। इसमें बताया गया है कि वायु जब गर्म होता है तो गर्म होगा तो वह बादल बनकर ऊपर जाता है। यानी ये है, देखो अब यह गर्म होगा तो वाष्पीकरण क्रिया करेगा तो यह ऊपर जाएगा। ऊपर जाकर क्या करेगा, यह बादल का रूप धारण करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यह वर्षा होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका ये संवहनी वर्षा। सेकंड क्या है आपका, इसमें पर्वतीय वर्षा के बारे में बताया गया है। पर्वतीय वर्षा क्या होता है, वायु गर्म होकर एक स्थान से दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, वायु गर्म होता है, उसके बाद एक स्थान से दूसरी इस जगह पर जाता है और अपने साथ जलवाष्प लेकर जाता है। जैसे हाँ, जलवाष्प लेकर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर जैसे पर्वत से टकराता है तो वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ठंडा होकर क्या करेगा, वहीं पर फिर वर्षा करने लगता है। ये आपका देख सकते हो ऐसे। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, इसमें चक्रवाती वर्षा है। चक्रवाती वर्षा क्या होती है इसको हम समझेंगे। इसमें बताया गया है एक तरफ गर्म वायु जलवाष्प लेकर जाती है और दूसरी तरफ क्या करती है, यह ठंडी वायु लेकर जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, ठंडी हवा ने ठंडा करा, उसके बाद क्या है, तो ये क्या होती है, तुरंत यहाँ पर जल कन्वर्ट हो जाता है आपका। जैसे ये आपका गर्म है, फिर आपका ये ठंडा है। अब जाहिर सी बात है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पानी जा रहा है, ये वाष्प, ये भी ठंडा होगा और ये भी ठंडा है, तो ये ठंडा होकर क्या होता है, हैवी होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फिर से वह जल के रूप में कन्वर्ट होकर नीचे गिरने लग जाता है। ठीक है, आप सिंपल से एक चीज़ को हमेशा माइंड में रखना, जो गर्म होता है हमेशा गर्म से निम्न की तरफ टेम्परेचर याद रखना आपका, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, इसको। और जो वर्षा की प्रक्रिया क्या होती है, आपका ठंडा है यहाँ पर तो ये वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा क्योंकि तापमान ठंडा होता है। उसके बाद फिर वहाँ पर ठंडा होगा तो यहाँ पर हैवी हो जाएगा ये। ठीक है, बादल का रूप धारण करता है, फिर क्या करता है, वह नीचे बूंद के रूप में नीचे गिराता है। इतना अगर आप याद रखोगे तो यह चैप्टर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या है ये। ठीक है, यह आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे। इसमें बताया गया आपका जो पौधे हैं तथा जीव हैं, जंतुओं के जीवित रहने के लिए क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और इससे क्या होता है, धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है जो हम पीते भी हैं। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा होगा, और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। यानी हमको हर एक चीज़ लिमिट में चाहिए। ऐसे नहीं है कि वर्षा हो रही है तो वर्षा ही हो, ठीक है, गर्मी है तो गर्मी ही रहे, ऐसा नहीं है ना। तो आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। हम चैप्टर 5 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वह आपका क्या है, जल है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि क्या क्या आपको डाउट है, कैसे है। और अगर आपको पढ़ना है वायुदाब की पेटी के बारे में, आप बताइएगा, मैं उसको फिर क्या करूँगी, एक वीडियो तैयार कर दूँगी। वो अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आ गया तो बहुत बड़ी बात है, बट नहीं आता, नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आपका चैप्टर 5।